अमेरिका की चमचेगिरी तो हमारे यहाँ के अधिकारी करते हैं और फिर वही सरकार निर्णय लेती है। आप देखिए, नीति आयोग के रमेश चंद्र जी ने एक निबंध लिखा कि अमेरिका का जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और अमेरिका का जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का समुद्र के किनारे तक की इंपोर्ट करेंगे। अब वो तेल, वो इथेनॉल आएगा तो यहाँ का किसान क्या करेगा? ये मोदी सरकार बार बार कह रही है पूरे दुनिया में चौथी हमारी अर्थव्यवस्था बन गई है, अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। आप तो खुद कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो 75 साल का भारत होने के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, आप 85 करोड़ लोगों को 5 किलो का मुफ्त अनाज दे रहे हो। इसकी शर्म आनी चाहिए कि इसके लिए आपने पीठ थपथपानी चाहिए। अब WTO में जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर था उसमें ये कहा गया था कि अमीर देशों की सब्सिडियां वो 5% रहेगी और गरीब देशों की सब्सिडी 10% रहेगी। पर उसके बाद में उन्होंने अपनी सब्सिडियां कम नहीं की। अमेरिका, यूरोप। हमारे देश के सपोर्टर और सबसे बड़े नेता माने जाते हैं मनमोहन सिंह जी, वो मेरे गाँव में आए 2006 में, और मेरे गाँव में आके वो ये कबूल करते कि हाँ, हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, इंटरवेंशन करना जरूरी है। तो कितना गलत उन्होंने किसानों को दिशा दी उस समय। जापान ने कभी भी किसी का चावल इंपोर्ट नहीं किया, 1000% ड्यूटी लगा के रखा है अपने देश के चावल पैदा करने वाले किसानों की सुरक्षा के लिए। हमने नेहरू नीति का दहन किया है साहब, आपको बता देता हूं मैं कैमरे पे कि नेहरू जी की नीति ये किसान विरोधी थी दूसरे पंचवार्षिक योजना में, इसलिए हमने उसका निषेध किया है महाराष्ट्र में। पर मैं मोदी जी को पूछता हूँ कि 25 साल से आप गुजरात में राज कर रहे हो, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि हिंदू 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 करते हो आप, तो गुजरात के हिंदू खेत मजदूर की मजदूरी ये 25 साल में कितनी बढ़ाई? मैं जिस घर में बैठ के आपसे इंटरव्यू में आपसे साक्षात्कार में बात कर रहा हूँ, ये मैंने 1971 में खरीदी थी। उस समय मेरे गांव की 3 एकड़ जमीन बेच के मैं ये 3000 स्क्वायर फुट का प्लॉट खरीद सका। आज मेरे गांव की मैं 20 एकड़ इरिगेटेड जमीन बेचूं तो ये प्लॉट नहीं खरीद सकता मैं। कब तक के हमारे देश का 8 घंटे श्रम करने वाला ये किसान मजदूर मरता नहीं इसलिए जिंदा रह गया। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर के जो रस्साकसी चल रही है, वो अंतिम चरण में पहुंच गई है। अमेरिका चाहता है भारत में उनका सस्ता माल आए और भारत का संकट है कैसे अपने किसानों को बचाए। जो 4 फसलें मुख्य हैं, सोयाबीन, मक्का, डेयरी और सोया, इनको लेकर के अहम संकट है। और वो कैसे है, वो कितना गंभीर। अगर अमेरिका का सस्ता डेयरी, जो कि वहाँ पे हमारे यहाँ खेत होते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी, मशीनरी, MNC तक खेती होती है, अगर वहाँ से ये माल सस्ते रूप में भारत आता है तो कितना असर पड़ेगा। क्यों कितने दशकों से हम लोग, भारत के एक्सपर्ट विरोध कर रहे हैं कि वहाँ का डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ ना आने पाए। मैं हूँ अभी नागपुर में, हमारे साथ है शक्ति श्रृंखला के संस्थापक सदस्य विजय दवानिया जी, जो कि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं और लगातार इन सब मुद्दों पे मुखर रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पोर्टल पे आपका। बहुत अच्छा, अपने समय आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं, भारत के आम लोग क्या चाहते हैं, कहाँ पर रस्साकसी, थोड़ा वो बताइए। देखिए, अमेरिका हो या यूरोप हो, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के किसानों का झगड़ा तो WTO के माध्यम से ही शुरू हो गया था, क्योंकि जब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई उस समय हमारे देश में उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। बहुत से लोगों को, किसानों को यह मालूम नहीं है कि गैट नाम की संस्था 1948 में थी, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बोलते हैं, जो दुनिया का व्यापार कैसा हो इसके लिए बनाई गई थी। और उसमें कृषि का विषय नहीं था। ये विषय जो आया कृषि का गैट में, वो 1986 में आया, उरुग्वे में जब चर्चा शुरू हुई, और उस समय इस गैट के अध्यक्ष थे डंकेल। सबसे पहले तो ये मुद्दा है किसानों को समझने का कि 86 में ये गैट की संस्था शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई, जो 1948 की संस्था थी, और पहली बार उसमें कृषि का विषय चर्चा का आया 1986 में। परंतु ये चर्चा 1994 तक के कंक्लूड ही नहीं हुई। इतने दिन क्यों चली ये चर्चा, और कृषि का विषय उस गैट में क्यों आया? तो इसका सीधा जवाब यह है कि अमेरिका और यूरोप में किसानों के सब्सिडी के बारे में, एग्रीकल्चर की सब्सिडी के बारे में द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि वो भी सब्सिडी बढ़ा रहे थे, ये भी सब्सिडी बढ़ा रहे थे। फ्रांस में गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा था तो अमेरिका में भी गेहूं का उत्पादन था। अब दुनिया को कौन गेहूं देगा, ये इनकी दोनों की आपस में की लड़ाई थी।
अब दोनों ने ये सोचा कि हम इस तरह से सब्सिडी बढ़ाते रहेंगे तो कैसा चलेगा, तो कहीं बैठ के बात करनी चाहिए। और इसलिए ये सब्सिडी को रेगुलराइज करने के लिए गैट में कृषि का विषय आया। अब गरीब देशों के पास में तो सब्सिडी देने के लिए पैसे ही नहीं थे। इन दोनों के झगड़े में हम लोग वहां रहे, पर हमारे देशों में कभी सरकार ने पूछा नहीं कि गैट में क्या है, क्या होने वाला है, डंकेल ड्राफ्ट क्या है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या बनने जा रहा है, अमेरिका की यूरोप के किसानों को सब्सिडी क्या है, चर्चा कभी हुई अपने देश में? नहीं हुई। राज्य सरकारों को भी नहीं पूछा, जबकि एग्रीकल्चर ये राज्य का विषय है। मैं अंडरलाइन करता हूँ, हमारे घटना के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, पर राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी नहीं पूछा गया। और 1994 में 1 जनवरी 1995 को गैट को डिसॉल्व करके WTO फॉर्म हुआ। अब WTO में जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर था, उसमें ये कहा गया था कि अमीर देशों की सब्सिडियां जो है वो 5% रहेगी और गरीब देशों की सब्सिडी 10% रहेगी। वो कम करेंगे धीरे धीरे, आपको भी करना पड़ेगा, तो आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं या कम भी करना तो करेंगे। पर उसके बाद में उन्होंने अपनी सब्सिडियां कम नहीं की, अमेरिका यूरोप ने। उन्होंने उसमें जो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स है, उसका फायदा लेकर उनकी जो सब्सिडियां थी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, वो सब ग्रीन बॉक्स में डाल दी, ऐसा कहा था। मेरे जैसे को भी समझना मुश्किल है, ये तो हमारे देश के संसद सदस्यों ने, नेताओं ने बताना चाहिए कि क्या स्थिति थी। और वो अभी तक के हम उसके फल भुगत रहे हैं। गैट, आप देखिए, गैट WTO फॉर्म होने के बाद में भारत में किसानों की आत्महत्याएं शुरू हो गई। आप अगर देखेंगे सीक्वेंस, तो 1995 के बाद में किसानों की आत्महत्याओं की संख्या ज्यादा है, और वो भी सबसे पहले कपास उत्पादक किसानों की आंध्र प्रदेश में, जहां चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे, जो उनके सबसे फेवरेबल मुख्यमंत्री थे बड़ी कंपनियों के, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। तो 1997 से 2003 तक के इस देश में 110 लाख गांठें कपास की इंपोर्ट हुई है, बाहर से आई है। जबकि भारत मैनचेस्टर लैंकाशायर को देने वाला, कपास देने वाला देश था। हमारा कपास वहां जाता था, वहां का कपड़ा ही यहाँ आता था। गांधी जी का चरखा काहे के लिए था कि हमारा कपास सस्ता लेते, महंगा कपड़ा बेचते और हमको लूटते हैं, है ना। यही तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था ना, यही उपनिवेशवाद था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये WTO के माध्यम से ही हमारी लूट बढ़ने लग गई थी, और अमेरिका उसमें हमको कभी साथ नहीं दे रहा था, ना यूरोप साथ दे रहा था, और हम उसमें पीछे जा रहे थे। धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो WTO फॉर्मेशन था, ये एक एक देश का आपस में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार सौदा नहीं होने को ना, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होने को ना, और एक मल्टीलैटरल सब देशों का एक साथ व्यापार कैसा होगा, पर वो नहीं बना, वो असफल रहा, ये हमको स्वीकारना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब ने तो एक प्रकार से WTO का मजाक ही उड़ा दिया है। अब ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं? ट्रम्प साहब उनके देश के किसानों के सब्सिडी के बारे में आपको बात करते हुए कहीं नहीं दिखेंगे। पर मैं यहां पे अधोरेखित करता हूं कि ट्रम्प साहब पहले 4 साल उनके जब थे, जब उन्होंने चीन से ट्रेड वॉर शुरू किया था, उस समय उन्होंने जब चीन के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, तो चीन ने उनके सोयाबीन के, उनके कपास के पे 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। और फिर ट्रम्प साहब ने उनके किसानों को बचाने के लिए, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी बढ़ा दी थी। अगर आप उनके प्रेसिडेंट के 4 साल के बाद के चुनाव के भाषणों को अभी भी सुने, तो वो ऐसा कहते हैं कि मैंने $12 बिलियन की सब्सिडी दी, $16 बिलियन की दी, $19 बिलियन की दी। तो उस समय वो बता रहे थे कि मैं सब्सिडी देकर हमारे देश के किसानों को चीन से मुकाबला करने को लगा रहा हूं। आज अभी जो चर्चा हो रही है, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ करके पूरा उसका यही बदल दिया है। अब भारत जैसे देश को अमेरिका जैसे किसानों से कैसी क्या स्पर्धा हम कर सकते हैं, जहाँ पे 1,000 एकड़ के फार्म है, 10-10 हजार एकड़ के, 5-5 हजार एकड़ के फार्म है साहब। 1-1 हजार एकड़ तो अब इतिहास हो गया। हमारे यहाँ 2 एकड़ का, 5 एकड़ का किसान है, 1 एकड़ का किसान है। दूसरी चीज, अभी भी उनकी सब्सिडी वैसी की वैसी बाकी है। ऐसा कहते कि सब सब्सिडी उन्होंने ग्रीन बॉक्स में डाल दी।
ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी का मतलब ये होगा कि उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। हमने वो भी होशियारी नहीं की। दूसरा, हम हमारे किसानों को बोलते अभी भी उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ। मुझे क्या लग रहा है कि हम खुद ही दोषी है। अमेरिका को तो दोष बाद में देंगे हम, पर हम खुद ही दोषी है कि हम हमारे देश के किसानों को हम द्वितीय दर्जे का नागरिक मानते हैं, और अंग्रेजों से जो हमको विरासत में मिला है, गांव को लूटो और शहरों को बनाओ या उद्योगों को बनाओ, वही नीति हमारे देश में चल रही है। सर, ये जो कई सारे किसानों के मन में सवाल आएगा कि जो ग्रीन बॉक्स में डाल रहे हैं, यानी वो डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं और हाँ। हमको कह रहे हैं कि जो हम फर्टिलाइजर पे या सीड पे या डीजल पे किसी तरह जो सब्सिडी दे रहे हैं उसको कम करें। तो ये यही है ना? नहीं, ये तो है ही। हम जो एमएसपी दे रहे हैं उस पर भी उनको ऑब्जेक्शन है। आपने देखा होगा कि डब्ल्यूटीओ में अमेरिका ने, यूरोप में, भारत में जो एमएसपी पे गेहूं और चावल खरीदा जाता है उस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है, और हमको उसमें संरक्षण मिला पीस क्लॉज के माध्यम से। वो पीस क्लॉज है बोलते उसके अंदर एक डब्ल्यूटीओ के, इसमें उसके कारण हमको संरक्षण मिला, इसलिए हमारा चलते आ रहा है। पर उनका अभी तो ऑब्जेक्शन वही है। आज ट्रम्प क्या करे कि भारत बहुत ज्यादा आयात कर लगाता है, ये उसका ऑब्जेक्शन है ना। पर भारत आयात कर क्यों नहीं लगाएगा? आप कितनी सब्सिडी दे रहे हो, इस पे बात ही नहीं हो रही है। मेरी जानकारी यह है कि अमेरिका के कपास पैदा करने वाले किसानों को कम से कम $4.6 बिलियन की सब्सिडी का क्वेश्चनिंग है। $4.6 बिलियन यानी आज कम से कम 40-45 हजार करोड़ रुपए होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वहां पे उतना ही कपास पैदा होता है, उतनी सब्सिडी है। इसका मतलब 100% सब्सिडी हो गई ना। सोयाबीन की भी वही हालत है, गेहूं की भी वही हालत है। मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूं। 1994 में दुनिया के बाजार में कपास का दाम $1.10 1 पाउंड रुई का था। 1 पाउंड रुई यानी आधा किलो रुई, जो बिनौला निकाल के कपास में से बचती है उसको। अब वो $1.10 यानी ₹1.10 अमेरिका का आज 2025 में 80 सेंट के आसपास है, यानी 80 पैसा। अब जरा बताइए मुझे कि 2095 में ₹1.10 और आज 85 पैसे अगर वो किसान को मिल रहे हैं, वो कैसा क्या जिंदा है? क्या वहाँ पे बिल्कुल ही इन्फ्लेशन नहीं है? वहाँ पे कॉस्ट बढ़ी नहीं है? वहाँ लिविंग कॉस्ट बढ़ी नहीं है? फिर क्या है वो? तो सीधी बात है कि उसको सब्सिडी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है ऐसे इकोनॉमिस्ट दुनिया में कह रहे हैं। और हमारे देश के व्यापार मंत्री कमलनाथ जी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, जब उनका एक इंटरव्यू लिया एक विदेशी पत्रकार ने, तो उन्होंने साफ रूप से उसमें कहा है कि भारत के किसान को जो स्पर्धा करनी है वो अमेरिका के किसान से स्पर्धा नहीं करनी है, वो अमेरिका के तिजोरी से स्पर्धा करनी है। ही इज टू कॉम्पीट विद द अमेरिकन ट्रेजरी, नॉट विद द अमेरिकन फार्मर। मुझे अगर ये सब मालूम है आपको, तो आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो? इस पे ब्राजील को मार देना पड़ेगा। आज ब्राजील पे जो अमेरिका चिढ़ा हुआ है ना, ट्रम्प साहब चिढ़े हुए हैं ना, उसका कारण ये कि अमेरिका को ब्राजील ने डब्ल्यूटीओ में कपास के सब्सिडी पर झुका दिया, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आउट ऑफ डब्ल्यूटीओ जाकर उनसे आपस में समझौता करके उनको कैश कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। ये सब आप गूगल सर्च करो तो मिल जाएगा ना। आपको और मेरे को मिलता तो क्या इन लोगों को नहीं मिलता क्या? हमारे गोयल साहब को नहीं मिलता क्या? मोदी जी के सेक्रेटरी को नहीं मिलता क्या? पर दुर्भाग्य है कि हम पूरी बात बताना ही नहीं चाहते। अब आपने कहा कि ये ट्रेड में क्या होगा। देखिए, अच्छा है, मैं तो मोदी जी को, गोयल साहब को साधुवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि चलो आप कम से कम अमेरिका के सामने झुके तो नहीं कि वह चलो आपका सोयाबीन भी आने दो, आपका मक्का भी आने दो, आपका दूध भी आने दो। ये तो आपने नहीं मान्य किया, हम आपके आभारी हैं। अभी अड़े हुए हैं कम से कम अड़े हुए हैं। जरा सोचो आप कि वो आने लगेगा फ्रीली तो क्या हो जाएगा। हाँ सर, थोड़ा मैं जानना चाहता है वो क्या चीज है, ट्रम्प चाहते क्या हैं और वो कौन सी चीजें हैं? नहीं, ट्रम्प क्या है, देखिए, ट्रम्प ये चाहते हैं कि उनके जो किसान हैं उनका बम्पर प्रोडक्शन है, क्योंकि अब वो तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है ना। उनकी जनसंख्या बहुत कम है, खेती बहुत बड़ी है, प्रोडक्शन बहुत बड़ा है। वो क्या करेंगे? वो भारत जैसा 140 करोड़ का बाजार जब उनको मिल जाए तो वो चाहिए उनको। तो उनका सोयाबीन उनको यहाँ डंप करना है, उनका मक्का यहाँ पे डंप करना है, उनका कपास दुनिया में डंप करना है।
उनके उनके सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो दुनिया में डंप करने हैं। अब देखिए ना, उन्होंने जापान को भी झुका लिया उनके चावल को वहां भेजने के लिए, जबकि जापान का इतिहास यह है कि जापान ने कभी भी किसी का चावल इंपोर्ट नहीं किया, 1000% ड्यूटी लगा के रखा है अपने देश के चावल पैदा करने वाले किसानों की सुरक्षा के लिए। मैं वियतनाम गया था एक 6-7 साल पहले, तो वियतनाम का किसान मुझे कहता है कि हम चावल भेज सकते हैं जापान, हम बाजू में ही हैं, हमारे पास में सरप्लस चावल है, पर जापान ने 1000% ड्यूटी लगा के रखी है। तो उस जापान को भी अभी अमेरिका ने दबा दिया। तो मुझे ये लग रहा है कि ट्रम्प साहब का बिल्कुल ये है कि हमारे किसानों को मुझे बचाना है। अब देखिए, वो ट्रम्प जिस देश में 2% लोग भी किसान नहीं है, जिस देश के जीडीपी में खेती का हिस्सा 1% भी नहीं है, फिर भी वो अपनी खेती बचाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पे आज भी 50% हमारी जनता खेती पे जिंदा है। हमारे जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में 16% 18% कंट्रीब्यूशन है, और फिर भी हम दुनिया के बाजार से सस्ता लाकर यहाँ के किसान को मार रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं, पर अमेरिका का कोई बंधन नहीं, प्रेशर नहीं। दालों में क्या हो रहा है साहब, जो तुअर की दाल 200 रुपए किलो बिकती थी कंज्यूमर के लिए, आज वो 100 रुपए किलो पे आ गई है। इतनी दालें हमने इंपोर्ट कर ली, 75 लाख टन दालें हमने दुनिया के बाजार से इंपोर्ट कर लिए। एक तरफ तो हमने किसानों को कहा आत्मनिर्भर बनना है, दालों का उत्पादन बढ़ाओ, किसानों ने दालों का उत्पादन बढ़ाया, हमारे देश में दालों का उत्पादन बढ़ा, जैसी खबर उधर गई उधर दालों के दाम गिरने लग गए। जो अफ्रीका से, माली से, मोजाम्बिक से हम तुअर लाते थे, मैंने आज ही मैंने कहीं तो भी पढ़ा कि $525 पर टन, यानी करीब करीब 4500 से 5000 रुपए क्विंटल, ये वहां के तुअर के दाम हो गए हैं। सितंबर अक्टूबर में वहां पे नई तुअर की फसल आने वाली है, और हमारे यहाँ 10,000 रुपए का, और हमारे यहाँ 8000 रुपए एमएसपी है। आज किसान 6,500 में बेच रहा है। कल ही मैंने मोदी जी को चिट्ठी डाला कि आप तो कहते हो कि हम स्वामीनाथन आयोग, उनको भारत रत्न दिया आपने, उनके हिसाब से हम 50% मुनाफा जोड़कर दाम देते हैं। स्वामीनाथन जी ने C2 + 50% कहा, ये दे रहे A2FL पर। C2 + 50% अगर तुअर का दाम तय करे तो वो 10,400 रुपये होता है, ये दे रहे 8,000 रुपये A2FL पर, और वो भी दाम बाजार में नहीं मिल रहा है, और दुनिया में 5,000 रुपये पे दाम आ गए हैं। 32 रुपये किलो में पीला बटाना रशिया से और कनाडा से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से चना आ रहा है, मसूर आ रही है अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। सब दालों के दाम एमएसपी के नीचे है। मोदी जी कहते किसान की आमदनी दुगनी करनी है, तो इनके पास विकल्प है कि ये भी जैसे लगाते ही हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते ही हैं इस पे, लगा सकते हैं, चाहिए हमको जापान की तरह। बिल्कुल लगा सकते हैं हम। देखिए, मेरे गांव में 2006 में मनमोहन सिंह जी आए थे, तब मैंने उनको किसानों की आत्महत्या कहा, मेरा कपास उत्पादक किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, दुनिया का कपास देश में आ रहा है, दाम गिर रहे हैं, आप कपास के दाम बढ़ाइए, कपास की आयात पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए, किसानों को सुरक्षा दीजिए, कपास निर्यात के लिए सब्सिडी दीजिए, समय आएगा तब। और उन्होंने ये बात कबूल की, पब्लिकली कबूल की कि हाँ, हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, WTO में रहने के बाद भी हम 100% से 150% तक के इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, पर लगाने की पॉलिटिकल विल चाहिए ना। अभी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जाने दीजिए अमेरिका, मोदी जी ने 20% खाने के तेल पे ड्यूटी लगाई थी ना। उस समय मोदी जी हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, सब कहने लग गए कि हमने 20% खाने के तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, अब सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। मैंने उसी समय कहा था कि 20% तेल पर ड्यूटी लगाई, इससे सोयाबीन पैदा करने वाले किसान को एमएसपी भी नहीं मिलने वाली है, 100-200 रुपए क्विंटल ज्यादा दाम मिलेंगे, बस इतना ही, क्योंकि उसमें 16% ही तेल है। अब देखिए, बिहार के चुनाव के पहले इन्होंने अभी 20% की ड्यूटी बढ़ाई हुई 10% कर दी। कौन सी कंसिस्टेंसी है मोदी जी के सरकार में? अभी क्यों की 10%? सोयाबीन का किसान आज भी 4,200 में बेच रहा है। 5,300 रुपए इन्होंने डिक्लेयर की हुई एमएसपी इस साल के लिए, वो मिलने वाली नहीं है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के चुनाव के समय मोदी जी ने 6,000 रुपए क्विंटल में सोयाबीन खरीदी करेंगे करके आश्वासन दिया हुआ, रिकॉर्ड है आपके पास में, आप देख सकते हो यूट्यूब पर।
शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश के किसानों ने रोका कि भैया 6,000 में लो करके, वो भी देख सकते हो आप। कहाँ जा रहे हैं हम? सिर्फ अमेरिका अमेरिका करने से हम क्या कर रहे हैं? रियल हमारी सरकार की जो गलतियां हैं उसको हम अंडर कारपेट कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अमेरिका की चमचेगिरी तो हमारे यहाँ के अधिकारी करते हैं और फिर वही सरकार निर्णय लेती है। आप देखिए नीति आयोग ने क्या कहा। नीति आयोग के रमेश चंद्र जी ने एक निबंध लिखा जो वेबसाइट पर डाला उन्होंने नीति आयोग के, कि अमेरिका का जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और अमेरिका का जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का हम इंपोर्ट करेंगे और वो समुद्र के किनारे तक की इंपोर्ट करेंगे और उसके प्रोसेसिंग प्लांट वहां डालेंगे और वहां पर सोयाबीन का तेल निकालेंगे। वो तेल हमारे देश में ले लेंगे क्योंकि हमको तेल की जरूरत है खाने की, और उसकी ढेप वहीं से वहीं बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। मक्का जो है वो हम वहाँ लाएंगे, वहाँ पे कारखाने लगाएंगे, वहाँ उसका इथेनॉल बनाएंगे, वो इथेनॉल देश में लेंगे, वो मक्के का ढेप वहाँ के वहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे। अब वो तेल, वो इथेनॉल आएगा तो यहाँ का किसान क्या करेगा? आज जो मकई की खेती बढ़ रही है सब तरफ, बिल्कुल असम से लेके आप बता रहे हो, अरे हमारे यहाँ तो सब तरफ, पूरा मराठवाड़ा, आधा विदर्भ, यानी कि असम, बिहार, उत्तर सब प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ महाराष्ट्र, 5 7 8 राज्य बड़े पैमाने में मक्का उगा रहे हैं। बिल्कुल। बिहार की तो पूरी इकोनॉमी जो है वो मक्के मक्के पे हो गया। हमारे यहाँ पे भी, हमारे यहाँ ज्वार खत्म हो गई है, अब कपास कम हो रहा है, सोयाबीन कम हो रहा है और मक्का बढ़ रहा है। अगर मक्का वहां से आने लगा फिर क्या होगा? मक्का आ गया तो जो आज 1800-1900 रुपए दाम मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, एमएसपी भी नहीं मिलेगी मकई को। तो सर अगर सिर्फ मक्के की बात करें, हाँ। और आप बता रहे थे 5 10 15 राज्यों में मक्का बड़े पैमाने पर होने लगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं देखिए क्या हो रहा है, किसान को मकई का दाम अभी ठीक मिल रहा है ना, क्योंकि मक्का इथेनॉल में जा रहा है और इथेनॉल खरीदने की सरकार गारंटी दे रही है और एक दाम भी तय कर दिया उन्होंने कि हम 62 रुपए में या 64 रुपए में इथेनॉल खरीदेंगे। तो बाकी के फसलों के एमएसपी नहीं है हमारे देश में गारंटी, पर इथेनॉल को गारंटी है। ये भी एक विचित्र समझना होगा। तो इसके कारण मकई का एकरेज बढ़ रहा है सब तरफ, क्योंकि उसमें 1800-1900 रुपए दाम किसानों को मिल रहे हैं बाकी के फसलों के बजाय। कहीं कहीं 24 रुपए के भी दाम मिले हैं। हाँ, मिले हैं। मिलेट के कारण मक्के को दाम नहीं मिल रहे, इथेनॉल के कारण मिल रहे हैं। मोदी जी का मिलेट का प्रोग्राम पूरा फेल रहा है। मैंने ज्वार पैदा की इस साल गर्मी में, 3300 रुपए ज्वार की एमएसपी है, पर मैंने खुद ने अपनी ज्वार 1700 रुपए में बेची है। शायद आपको मैंने उसका रसीद भी भेजा है ना। तो ये उसके कारण है। अब अमेरिका से अगर हम मक्का ही नहीं, हमने इथेनॉल भी इंपोर्ट कर लिया ब्राजील से, तो यहाँ का इथेनॉल जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा देश ये क्यों इस तरह की नीतियां तय कर रहा है। हम हमारे देश के कंज्यूमर को ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा रुपया सस्ता हो रहा है। खाने पीने की चीज़ों के अगर थोड़े दाम बढ़ते तो वो महंगाई नहीं है, वो रुपया सस्ता होने के कारण आपको वो महंगा लग रहा है, वो ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। और अगर आपको सस्ता करना है तो किसान को क्यों मार रहे हो? मैंने मनमोहन सिंह जी के सामने 2006 में कहा था कि गरीब को अनाज सस्ता मिलना चाहिए, किसान क्यों पर गरीब को अनाज सस्ता देने के नाम पे अनाज पैदा करने वाले ने गरीब क्यों रहना चाहिए? इसका जवाब मिलना चाहिए ना। तो आज हम अमेरिका के साथ में जो कर रहे हैं मैं उसका स्वागत करता हूं, पर मुझे लगता है कि हमें ताकत से हमारे किसानों के लिए हमारी देश की तिजोरी खुली करनी चाहिए, और वो खोलते समय हमको अमेरिका का या यूरोप का या WTO का डर नहीं बताना चाहिए। और इसीलिए स्वामीनाथन जी ने जो फार्मर्स कमीशन का रिपोर्ट दिया है उसमें उन्होंने सिर्फ C2 + 50% ही नहीं कहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि भारत के किसान गरीब है और दुनिया में सब देशों में, गरीब देशों में किसान गरीब ही है। तो भारत ने इन गरीब देशों का नेतृत्व करना चाहिए और WTO में जैसे ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, एम्बर बॉक्स है, वैसी एक लाइवलीहुड बॉक्स की मांग करनी चाहिए और वो लाइवलीहुड बॉक्स में सब्सिडी देकर यहाँ के लोगों का जीवन आपने सुधारना चाहिए। सर एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत भाई डंकन की जब बात की तो उसमें एक वो आता था सरसों का पैकेट पे भी कहीं लिखा होता और कहीं कई जगह जो राष्ट्रवादी लोग थे बड़ा वो कर रहे थे, स्कूलिंग के हमारे डेज थे। हमने उन प्रस्तावों से और उसके बाद में डेयरी में 20-25 साल से करीब मांग चल रही घुसने हमारी डेयरी, क्योंकि हमारे यहाँ डेयरी सिर्फ दूध उत्पादन जैसे हमारे लाइवलीहुड का जरिया है, वो भारत की आजीविका की रीढ़ है, खेती के बराबर है।
तो अगर वो यहाँ आए, नुकसान तो है। हम कैसे बच रहे थे, कैसे उनको रोक रहे थे? ये जो उनको हम जो किस तरह से उनको बाहर ढकेल रहे थे, मत आओ। अभी क्या हालात है? वो क्या उन्होंने ऐसा किया था? नहीं देखिए, हम डेयरी के इसमें भी हम लोग कई बार यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में आ जाते थे, न्यूजीलैंड के प्रेशर में आ जाते थे। हमने कई बार दूध पाउडर का इंपोर्ट किया है ना, बटर ऑयल का इंपोर्ट किया है, नहीं किया ऐसी बातें नहीं है। अमूल का जो निर्माण है तो उसका एक कारण ये भी कहा जाता है कि यूरोप से जो कभी कभी हमको तो जैसा PL 480 में अमेरिका से गेहूं और मिलो मिलता था, वैसा यूरोप से हमको दूध पाउडर और बटर ऑयल भी मिला हुआ है, और उसके पैसे से अमूल का पहला पहला क्या बोलते बढ़ावा हुआ है, उसका उसकी निर्मित हुई उसके पैसे से। ये हम इनकार नहीं कर सकते। तो क्या काम का नहीं था, सब बताया। हाँ, तो ये इससे इनकार नहीं कर सकते। पर कैसा है कि हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगाते थे, ऐसा खुला खोल नहीं देते थे किसी भी इतना ही आएगा माल। हमने आजकल वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। वो WTO में उसकी व्यवस्था थी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की व्यवस्था थी। अब यूरोप के और अमेरिका के किसानों को जो सब्सिडीज है उसके कारण वहां पे ये सब सस्ता है। अच्छा, न्यूजीलैंड में जो है वहाँ हजारों एकड़ खेती है, वहाँ जहाँ चारा ऐसा पड़ा ही है, जानवर ही वहाँ पे सिर्फ उस पर पोसे जाते हैं। तो आप उसकी और हमारी तुलना कैसी कर सकते हैं आप? ये तो कभी नहीं हो सकता ना। और आप देखिए, हमारे देश का सस्ता है खूब, पर वो पूरा आने नहीं देते हैं। वो उन्होंने WTO में बातें तो कही है कि व्यापार फेयर ट्रेड होगा, खुला होगा, मुक्त व्यापार कहते हैं ना, फ्री मार्केट, नो इंटरवेंशन। पर उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से अलग अलग इंटरवेंशन करके रख दी है, जिसको सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स कहते हैं। कोडेक्स एलिमेंट्रियस करके एक उन्होंने क्लॉज डाल दिया है कि आपका फूड स्टैंडर्ड ऐसा ही होना चाहिए, उसमें आपको ये पेस्टिसाइड नहीं होना, वो फर्टिलाइजर नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। हमारा आम वापस कर दिया। अच्छा, दूसरा, आम तो वापस कर दिया, कई बार अंगूर वापस कर दिए, कई बार अनार वापस कर दिए, कई बार चावल भी वापस करते हैं वो। अब मुझे बताइए कि वो स्टैंडर्ड बढ़ाते रहेंगे, वो स्टैंडर्ड बढ़ाते रहेंगे तो वो स्टैंडर्ड यहाँ मेंटेन करने के लिए हमको उनकी मशीनरी, उनके केमिकल यूज करना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। फिर कॉस्ट बढ़ेगी तो हम कम्पीट कैसा करेंगे? तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है उनकी, आपके एक्सपोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट करने की, हम क्या कर रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो सबसे बुरा क्या लग रहा है अभी कि मोदी सरकार बार बार कह रही है कि हम देश पूरे दुनिया में चौथी हमारी अर्थव्यवस्था बन गई है, अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और आज ही मैंने सुना गोयल साहब को पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है, उनको भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है। बराबर है ना, दुनिया को हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी लगेगी क्योंकि हमारे देश में 25 करोड़ लोग आज ऐसे हैं कि जिनकी क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर, ये करीब करीब यूरोप और अमेरिका के बराबरी की है। और यूरोप और अमेरिका की लोक संख्या देखें तो 25-25 करोड़ की है। तो वहां के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ 25 करोड़ लोगों का बाजार है ना, तो उनको भारत अच्छा लगेगा ना। पर हमारे 75 करोड़ लोग, आप तो खुद कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो 75 साल का भारत होने के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, आप 85 करोड़ लोगों को 5 किलो का मुफ्त अनाज दे रहे हो, इसकी शर्म आनी चाहिए कि इसके लिए आपने पीठ थपथपानी चाहिए। पर कौन मोदी जी को पूछेगा, कौन मनमोहन सिंह जी को पूछेगा, कौन सोनिया गांधी जी को पूछेगा? क्योंकि मैं तो मानता हूं कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की अन्न सुरक्षा और मोदी जी के 5 किलो मुफ्त कोई फर्क नहीं है। उनका 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो था, इनका फुकट है। वो मुफ्त और वो 1-2 रुपये, क्या फर्क है? तो पूरा हमने गांव के लोगों को एक प्रकार से नए गुलामी में ढकेल दिया है। और कल ही मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1947 से 1990 तक के हमारे देश में गरीब और अमीर का अंतर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब आप देखिए 90 के बाद में हमारे देश में गरीब और अमीर का अंतर कितना बढ़ गया है। मैं जिस घर में बैठ के आपसे इंटरव्यू में आपसे साक्षात्कार में बात कर रहा हूँ, मुझे ये संकोच नहीं है बताने में कि ये जो घर है, ये घर की जो जगह है, ये मैंने 1971 में खरीदी थी। उस समय मेरे गांव की 3 एकड़ जमीन बेच के मैं ये 3000 स्क्वायर फुट का प्लॉट खरीद सका। आज मेरे गांव की मैं 20 एकड़ इरिगेटेड जमीन बेचूं तो ये प्लॉट नहीं खरीद सकता मैं। तो मैंने सब नेताओं से सवाल पूछा जहां जहां पे भी मैं गया था,
कि मुझे बताइए कि मैंने क्या मेहनत की इस प्लॉट की कीमत बढ़ाने के लिए, क्यों इसकी प्लॉट की कीमत बढ़ी, और मेरी खेती जो एक दाने के 100 दाने 1000 दाने करती है, सही में संपत्ति का गुणाकार करती है, उसके दाम क्यों नहीं बढ़े इतने? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन सी आर्थिक नीति इसके लिए जिम्मेदार है? कोई जवाब नहीं देता साहब इसका। सर शरद जी होते तो क्या करते इस समय, क्या उनका क्या रिएक्शन होता? इनका शरद सत्य संगठन वाले, अरे उनसे मेरा इसी मुद्दे पर तो झगड़ा हुआ। जब उन्होंने फ्री मार्केट को सपोर्ट किया तो मैंने उनको बड़ी नम्रता से पूछा आपने बताया कि आप मुझे बताइए कि दुनिया में एक देश ऐसा बता दो कि जहां सरकार के हस्तक्षेप के बिगैर किसानों के, गरीबों के सवाल हल हो गए हैं, वो मॉडल लेके हम जाएंगे गांव गांव में। ऐसा एक भी देश नहीं है। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरे को अकेला गिरा दिया। मैंने कहा मैं अकेला रहूंगा, बिल्ला नहीं निकालूंगा, आपको सवाल पूछते रहूंगा, आपका विरोध करते रहूंगा। अब देखिए ना, जो फ्री मार्केट के हमारे देश के सपोर्टर और सबसे बड़े नेता माने जाते हैं मनमोहन सिंह जी, वो मेरे गांव में आए 2006 में, और मेरे गांव में आके वो ये कबूल करते कि हाँ हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, इंटरवेंशन करना जरूरी है। तो कितना गलत उन्होंने किसानों को दिशा दी उस समय। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। एक क्या है, किसान पहले जागता नहीं है, और जागने के बाद में अगर आपने देखा होगा कभी भी अगर विश्वासघात होता है तो फिर से विश्वास पैदा करना उतना आसान नहीं होता है। आज कांग्रेस को मुश्किल क्यों जा रही है? आज कांग्रेस फिर से खड़ी क्यों नहीं हो रही है? तो कांग्रेस जैसी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती तो मेरे जैसा कार्यकर्ता कैसा किसान आंदोलन खड़ा कर सकता है? मुझे कई लोग पूछते हैं कि इसमें इसका जवाब क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं कहता हूं देखिए साहब, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, पर मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, मोदी जी 15 लाख करोड़ रुपए का हर साल कर्जा ले रहे हैं। आप देख लीजिए, 11 साल में उन्होंने देश पे 165 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया है। ये कर्जे से क्या किया उन्होंने? बड़े बड़े रास्ते बनाए, नागपुर से बम्बई का समृद्धि मार्ग बनाया, दिल्ली बम्बई का 8 लाइन का रास्ता बना रहे हैं, उधर कहीं अटल टनल बनाई, मेट्रो बनाया सब तरफ, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, सब रेलवे स्टेशन अच्छे अच्छे कर रहे हैं, सब एयरपोर्ट अच्छे अच्छे कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ भैया हमारे एयरपोर्ट पे जाइए आप, दिल्ली का एयरपोर्ट, बम्बई का एयरपोर्ट, बेंगलोर का एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट, नागपुर का एयरपोर्ट भी देख लीजिए। वो एयरपोर्ट देख के कोई नहीं कहेगा कि भारत गरीब देश है। इस तरह का विकास तो कर लिया आपने। तो 15 लाख करोड़ का कर्जा ले लेके आप ये जो विकास कर रहे हो, तो ऐसा करो ना हमारे लिए, आप 15 लाख करोड़ का कर्जा गाँव वालों के लिए लो 10 साल के लिए। हर साल 15 लाख करोड़ का कर्जा लो अतिरिक्त, और ये पैसा गांव में पंप करो एमएसपी के माध्यम से, रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से, है ना, घर बनाने के माध्यम से, सिंचाई की व्यवस्था करने के माध्यम से, और फिर देखो बड़े 10 साल के बाद में गांव का विकास होता कि नहीं होता? कहाँ से कहीं जान देता है। पर तो हमको करना नहीं हो, हमको तो गांव वालों को वैसे रखना है। 5 किलो मुफ्त का अनाज ले ले, 1500 रुपये लाडली बहना ले ले, 3 गैस सिलेंडर ले ले, और खुश रहे, और हमारा गुलाम रहे तू। और इसलिए मैंने बहुत नम्रता से मैं आपके सामने कहता हूँ, मुझे ना मनमोहन सिंह का प्यार है ना मोदी जी की दुश्मनी है। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखा, मैंने कहा मोदी जी, आप 25 साल से गुजरात में एक छत्र राज कर रहे हो, कोई दूसरा किसी का राज नहीं है। कांग्रेस ने 60 साल में 70 साल में क्या किया जाने दो। वो हमने नेहरू नीति का दहन किया है साहब, आपको बता देता हूं मैं कैमरे पे कि नेहरू जी की नीति ये किसान विरोधी थी दूसरे पंचवार्षिक योजना में, इसलिए हमने उसका निषेध किया है महाराष्ट्र में। तो ये क्या हमको सिखाएंगे नेहरू का विरोध करना? पर मैं मोदी जी को पूछता हूं कि 25 साल से आप गुजरात में राज कर रहे हो, कृषि राज्य का विषय है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि हिंदू 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 करते हो आप, तो गुजरात के हिंदू खेत मजदूर की मजदूरी ये 25 साल में कितनी बढ़ाई? जितना वेतन आयोग में मजदूरी बढ़ी है उतनी मत बढ़ाओ, पर उस तुलना में तो भी बढ़ाई क्या? और मेरा ये सवाल गलत कैसा ही अगर बता देंगे मोदी जी, तो मैं आपके चरणों में साष्टांग नमस्कार करूंगा सबके सामने। मेरा मोदी जी से कुछ लेना देना नहीं है, ना विरोध है, सिर्फ सवाल ये है कि कब तक के हमारे देश का 8 घंटे श्रम करने वाला ये किसान मजदूर मरता नहीं इसलिए जिंदा रह गया। और मैं आखिरी में आपको एक बात कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का आप सब लोग नाम ले रहे हैं,
उनकी घटना, उनका संविधान, सब मोदी जी भी कह रहे हैं, सर पे रख रहे हैं। पर संविधान ने क्या कहा है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उनको वो संविधान दिया है उन्होंने। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इंसान को इंसान जैसी जिंदगी जीने का अधिकार देने वाली राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति बनाना ही इस देश का सबसे पहला कार्यक्रम होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी और अंबेडकर को जिंदा करना आज बहुत जरूरी है, और वो सद्बुद्धि प्रभु राम हमारे देश के राजनेताओं को दे।